So we started with data collection. What is data collection? What is data analysis? ठीक है, किसी को इन टॉपिक्स में डाउट है? डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स या एनालिसिस, फिर हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं उसको डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो मैम हाँ जी मैम, एनालिसिस और एनालिटिक्स अलग अलग है? एक्चुअल में जो एनालिसिस और एनालिटिक्स है ना, वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एनालिसिस मींस कि जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। एनालिटिक्स उसका एक छोटा सा पार्ट कि जब हमने सिर्फ एनालिसिस किया, जब हमने सिर्फ मतलब एनालिसिस वाला पार्ट किया उसको हम एनालिटिक्स बोलते हैं। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं मतलब हम डेटा साइंस की पूरी प्रोसेस की बात कर लेते हैं, कलेक्शन से लेकर सारा एंड तक करना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को हम सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा डिफरेंस होता है बट डज नॉट मैटर, इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं एनालिटिक्स एनालिसिस मतलब सेम ही चीज है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो हम बाद में कर सकते हैं। सो उसके बाद हमने डेटा कलेक्शन के दो टाइप्स डिस्कस किए, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के भी आगे टाइप्स हैं और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के भी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जब हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फ्रेश इंफॉर्मेशन खुद बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, जब हम किसी और से रीयूज करते हैं हम डाटा, हम उसके ओरिजिनल यूजर या क्रिएटर नहीं होते। जो डाटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में होता है या हम किसी और से लेते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन हो गया। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के दो मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मतलब जब हमने ऐसी इंटरव्यूज ली, जब हमने मतलब जो कि आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन भी कैसे करते हैं उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन कहता है कि जब हमने लोगों का डिटेल्ड ओपिनियन जाना, जिसमें हमने सिर्फ उनका यस और नो का आंसर नहीं, डिटेल्ड ओपिनियन जाना, उनके एक्सपीरियंसेस, पूरी उनकी इंटरव्यू ली, उनकी कुछ भी हम लाइफ स्टोरी पूछ सकते हैं जो भी हमारा टॉपिक के रिलेटेड है। सपोज हमने किसी फेमस पर्सनैलिटी की, किसी हिस्टोरिकल लोगों की जो किसी घराने से आते हैं उनकी इंटरव्यूज ली, किसी सिचुएशन के बारे में उनकी फीलिंग्स पूछी, तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। और इस डेटा का एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा होता है, हमने लोगों से बहुत सारी वो ली होती है, जानकारी ली होती है, तो उसको समझना और वो क्या कहना चाहते हैं उसको उसका एनालिसिस करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे पिछला लेक्चर सबने देखा मैंने जो, क्योंकि पिछली बार क्वालिटेटिव मतलब जब मैंने ये करवाया था बहुत कम बच्चे आए थे, आई थिंक 3-4 ही बच्चे आए थे और कोई नहीं आया था। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इससे पिछला लेक्चर आप प्लीज देख लेना अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, समझोगे ही मतलब, अदरवाइज आपको आगे नहीं समझ में आएगा। अब क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हम पुट करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करो। सपोज हमने यस नो का ऑप्शन दिया, 10 क्वेश्चंस बनाए और हमें बहुत सारे लोगों का ओपिनियन जानना है, एक जनरल ओपिनियन जानना है, 1000 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना एक क्वेश्चनियर बना सकते हैं, इंटरव्यू बना सकते हैं जिसमें वो सिर्फ एक लिमिटेड सा आंसर देंगे, पूरी कहानी नहीं बताएंगे, लिमिटेड आंसर देंगे और वो भी हम देखेंगे कि वो क्या आंसर हम उनसे चाहते हैं। आप उनसे यस और नो में आंसर चाहते हो, अग्री, डिसअग्री, पार्शली अग्री, पार्शली डिसअग्री, इन ऑप्शंस में आंसर चाहते हो। तो जब इस तरह के आंसर्स आपको मिलते हैं, इन चीजों को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी दैट सपोज यू वांट टू कंपेयर कि कनाडा में और इंडिया में कितने लोग कोविड वैक्सीन के फेवर में हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो आप एक क्वेश्चनर बना दोगे 10 क्वेश्चंस का, जो भी आप उससे पूछना चाहते हो, आप फेवर, नॉट फेवर, फेवर, नॉट फेवर, सिर्फ यही ऑप्शंस दोगे। तो लोगों के पास अपनी कहानियां सुनाने के लिए नहीं होगा कि मैंने वैक्सीन लगाई, मुझे बुखार हो गया, मैं 2 दिन उठा नहीं या मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग दो ही आंसर देंगे, या तो कोई फेवर में होगा या नॉन फेवर में होगा। तो मानो अगर आपने 10,000 लोगों का सर्वे किया है तो उसमें से 9,000 लोगों ने बोला कि हम फेवर में है, तो आपके पास क्या आंसर आया कि 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी वो कोविड वैक्सीन के फेवर में है। तो जब इस तरह से न्यूमेरिकली डाटा को हम अप्रोच करके एनालिसिस करते हैं और एक न्यूमेरिकल हमारे पास नंबर में आंसर आता है, वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन। ठीक है,
अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आज हमने स्टडी करने हैं कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के तरीके देखेंगे और उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स देखेंगे। So the most common qualitative data collection method and tools are, सबसे पहला है open ended survey। कौन पढ़ेगा ये और समझाएगा? हाँ जी गुनवीर, आप प्लीज रीड करके बताओ। मैम कौन सा वाला? ओपन एंडेड सर्वे। ओके मैम। Open-ended interviews or surveys. Open-ended surveys allows for a systematic collection of information from a defined population, usually by means of interviews or questionnaires administered to a sample of units in the population. Qualitative surveys include a set of open-end questions that aim to gather information from people about their characteristics, knowledge, attitudes, values, behaviors, experiences, and opinions on relevant topics. Surveys can be collected via pen, paper forms, or digitally via online or offline data collection apps. क्या समझ में आया इससे आपको? मैम इसमें जो डाटा कलेक्ट होता है इंफॉर्मेशन का वो डिफाइंड पॉपुलेशन का होता है, वो इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स के थ्रू कलेक्ट होता है। तो उसमें जो जौन सी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट होता है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नॉलेज, एटीट्यूड और एक्सपीरियंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और ये पेन पेपर के थ्रू भी कलेक्ट हो सकता है या ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा कलेक्शन एप्स के थ्रू भी डिजिटली। ऑलराइट, सबसे पहले मुझे कोई ये बताएगा सर्वेस क्या होते हैं? हम कितना ही पढ़ते हैं ना, ये सर्वे किया गया, ये सर्वे किया गया, लोगों ने ये बताया, क्या होता है सर्वे? स्टडी होती है एक टाइप की। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को स्टडी करने के लिए, लोगों के व्यूज जानने के लिए हम सर्वे करते हैं, जो हम एक पॉपुलेशन के ऊपर करना चाहते हैं। सपोज हम उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम सर्वे करना चाहते हैं, लोगों से सर्वे करना मीन्स उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, उसको क्वेश्चनर्स के थ्रू भी कर सकते हैं या इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। मोस्टली जो सर्वेज होते हैं वो क्वेश्चनर के थ्रू होते हैं। अब जब हमने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है तो हमारे सर्वेस ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब हम लोगों को उनके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस देते हैं। सपोज हमने एक क्वेश्चनर बनाया, तो हमने जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होता, वैसा क्वेश्चन डाला दैट व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट, या व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस सर्विस, या आपने आज ओला कैब यूज करी उसके बारे में आप 10 क्वेश्चन उनको पुट कर दो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको डिटेल में समझाइए। आप कहीं होटल में गए, उन्होंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर कितना, आपने बर्थडे पार्टी करी सपोज किसी रेस्टोरेंट में, तो उन सपोज वो फीडबैक फॉर्म लेके आ गए और उसमें ब्लैंक्स हैं बड़ी बड़ी और क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज 5-6 लाइनों में बताइए। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको अपनी एक्सपीरियंस या नॉलेज, टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें क्या लिखना है, ओपिनियन लिखना है या नॉलेज अपनी बतानी है या आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, तो आप जब डिटेल में उनको अपना एक्सपीरियंस बताते हो, चाहे वो पेन एंड पेपर में आप क्वेश्चन दें, चाहे वो आपकी ऑनलाइन आपको एक फॉर्म सेंड कर दें, जब डिटेल में जैसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, जब डिटेल में चीज बतानी हो तो मींस ओपन एंडेड सर्वे मींस ओपन एंडेड है कि आपका जो मन करता है, आपको जो सही लगता है आप वो लिखो, हमें डिटेल में आपका एक्सपीरियंस या आपका ओपिनियन जानना है। तो ऐसे क्वेश्चनर्स को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड सर्वे, और ये क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद आ गई ओपन एंडेड इंटरव्यूज। सर्वेज या क्वेश्चनर्स हो गए कि आपने उनको पेन एंड पेपर पे दे दिया। इंटरव्यूज मींस आप इन पर्सन बैठ के किसी के साथ इन डेप्थ किसी के बारे में जान रहे हो, जैसे कितने सारे वो एक्टर और एक्ट्रेसेस की इंटरव्यूज करते हैं जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं, या पॉलिटिशियंस की इंटरव्यूज करते हैं। तो अगर हमने इन पर्सन किसी के साथ बैठ के फेस टू फेस इंटरव्यू करी है और ओपन एंडेड करी है, उसने डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है हमें, तो उसको हम ओपन एंडेड इंटरव्यूज बोलते हैं। इसको आप फेस टू फेस इंटरव्यूज भी बोल सकते हो। So open-ended interviews are useful when you want in-depth understanding of experiences, opinions, or individual descriptions of a process.
कैन बी डन इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, इनको ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। हो सकता है आप 5 लोग बिठा दो और सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछ लो, हो सकता है आप एक जाने से पूछना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज आवर एम, हमारा एम क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हम किस वे से सबसे बेस्ट वे में मेथड किस मेथड से हम सबसे बेस्ट वे में डेटा जो है हमारा कलेक्ट कर सकते हैं। In groups, you will ask fewer questions than in individual interviews since everyone has to have the opportunity to answer. Obviously, groups में ये बड़ी common सी चीजें हैं, बस आपको पता होना चाहिए. And there are limits to how long people are willing to sit. और हमारा आगे जो इंसान है जिसकी हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितनी देर तक बैठ के हमारे आंसर्स दे सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हो आप. इन पर्सन इंटरव्यूज कैन बी लॉन्गर एंड मोर इन डेप्थ, लंबी हो सकती हैं, ये कभी कभी इंटिमिडेटिंग भी हो सकती हैं. हो सकता है कि कोई इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, वो आपके साथ नहीं खुलना चाहता है, तो वो कह लेगा कि हम फोन पे बात कर लेंगे, आपको जो पूछना है मुझसे फोन पे कर लो, तो टाइमिंग्स का भी इश्यू हो सकता है. तो हमारे पास ये भी एक मेथड है जब हमने इंटरव्यूज फेस टू फेस कर ली क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी इंटरव्यूज या कम्युनिटी मीटिंग्स. जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स होती है, जी ये हमारा मोहल्ला है, इसकी सड़क खराब है, तो इसके बारे में क्या किया जाए, सब लोग अपने ओपिनियंस बताइए, कितना पैसा लगेगा, हम आप सब लोगों के हिसाब से तो बताइए, तो हम उसको एनालाइज करके हम देखते हैं कि हमारा बजट कितना बनता है. आप कोई भी चीज करते हो ना, सुबह से उठ के ब्रश करते हो, फिर आप देखते हो कि आज मैंने सुबह क्या करना है, कल मैंने क्या किया था, कल मैंने काम क्या छोड़ दिया, सारा कुछ आपके दिमाग में डेटा एनालिसिस ही आई. ठीक है, दिस इज डेटा एनालिसिस ओनली. मेरे पास कुछ कुछ वीडियोस हैं, आपने ऐड देखी होगी, जो हमारा गूगल है, गूगल का सर्टिफिकेशन कोर्स है ना डेटा एनालिसिस का, किसी ने सुनी है? वो अपग्रेड की जैसे आती नहीं है कमर्शियल, इसी Yes, तरह से ma'am. गूगल की भी आती है. आईटी ऑटोमेशन पे भी है गूगल सर्टिफिकेशन का कोर्स, डेटा एनालिटिक्स पे भी है गूगल सर्टिफिकेशन का कोर्स. यूट्यूब वीडियो देखते हो तो उसी की ऐड आती है, देखा है कभी किसी ने? Yes, ma'am. तो वो Oh, ma'am. तो वो गूगल, आज देखना आप लोग सर्च करना गूगल डेटा एनालिटिक्स कोर्स, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स है, तो उसमें गूगल में जो डेटा एनालिस्ट हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो उसकी वीडियोस है मेरे पास, अगर आपको देखनी है तो एंड में मैं आपको वो धीरे धीरे दिखाऊंगी, तो और ज्यादा आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि गूगल वाले लोग किस तरह से काम करते हैं, उनके हिसाब से डेटा एनालिसिस देना एक्सेट्रा क्या है. ठीक है, तो ये हो गया डेटा कलेक्शन. उसके बाद आ गया कम्युनिटी इंटरव्यूज एंड मीटिंग इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक मीटिंग ओपन टू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स. इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड इंटरव्यूअर who moderates the meeting and asks questions following a prepared interview guide. सपोज कोई यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट आता है, ठीक है, और सभी या फिर कोई वर्कशॉप लेने आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने आता है और देखने आता है कि ये बच्चे क्या इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, इन बच्चों में क्या क्या कमियां हैं, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट करने की प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्रेसिंग सेंस है या नहीं है, क्या ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में या नहीं कर सकते हैं. अगर कोई ये लोग स्टडी करने आए तो वो क्या करेंगे, सभी बच्चों को एक ही हॉल में बिठाएंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये होगी कम्युनिटी इंटरव्यू या मीटिंग. वो आपसे आपके बारे में जान रहे हैं कि क्या आप ऐसा, और ये डिसीजन वो लेना चाहते हैं कि क्या इस कॉलेज के बच्चे प्रिपेयर्ड हैं हमारी कंपनी में आने के लिए, तो वो भी एक तरह से आप कम्युनिटी मीटिंग या इंटरव्यू में एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, दिस इज आइडियल फॉर इंटरेक्टिंग विद गैदरिंग एंड इंसाइट्स फ्रॉम अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल. अगर किसी की मतलब बहुत बड़े ज्यादा लोगों से 100-200 लोगों की वो जाननी हो हमें ओपिनियन या उनसे इंसाइट्स लेनी हो, तो इसके लिए हम कम्युनिटी इंटरव्यूज या मीटिंग्स करते हैं. सभी सेम ही चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है. उसके बाद आ गया फोकस ग्रुप डिस्कशंस. हाँ जी, कोई पढ़ो भी इसको, बपरीत आप रीड करो. Focus group discussions is ideal when you want to interview a small group of people, 6 to 12 individuals, to informally specific topics relevant to the issues being examined. A moderator introduces the topic and uses a prepared interview guide to lead the discussion and extract insights, opinions, and reactions, but he/she can improvise with prompts
or additional questions as warranted by the situation. The composition of people in an FGD depends upon the purpose of the research. Some are homogeneous, others diverse. FGDs tends to elicit more information than individual interviews because people express different views, beliefs, and opinions and engage in a dialogue with one another. सपोज एक कंपनी है, ठीक है, वो सपोज एक हेयर की कंपनी है, वो हेयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, शैम्पूज बनाती है, कंडीशनर्स बनाती है, सिरम्स बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बालों के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। अब वो कंपनी सोच रही है कि हम मेकअप की लाइन में भी जाना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम तो चलो सक्सेसफुली बालों के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मानो क्लिनिक प्लस है, सपोज बोलो आप, क्लिनिक प्लस वालों का कंपनी क्या है, वो हिमालय वाले हैं शायद, या कौन सी है वो, यूनिवर्सल समथिंग करके वो कंपनी है, चलो कोई भी कंपनी है, वो हेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। और अब वो कंपनी का जो सीईओ है वो सोच रहा है कि अब मैं कॉस्मेटिक्स में जाना चाहता हूँ, मैं मेकअप के नए प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, अपनी जो भी कंपनी के लोग हैं उनके साथ मीटिंग करेगा, ठीक है, एक ग्रुप के साथ डिस्कशन करेगा। फोकस्ड डिस्कशन ग्रुप मींस उनका एक क्या है, एक एम है कि मुझे कॉस्मेटिक्स अब शुरू करना है, अपनी कंपनी में लॉन्च करने शुरू करने हैं, बनाने शुरू करने हैं। अब वो कुछ जो मेन लोग हैं उसके अंडर जो मैनेजर्स हैं, जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, जो भी मानो प्रमोशन करता है जो मैनेजर, जो लोग फाइनेंस हैंडल करते हैं वो उनको बुलाएगा, जो लोग मार्केटिंग हैंडल करते हैं कि प्रोडक्ट को लोगों के पास कैसे पहुंचाना है उसको, उनको बुलाएगा, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करते हैं, जो चीजें बनाते हैं एक्चुअल में फैक्ट्री में जाके, मैन्युफैक्चरिंग पता है ना आपको, उनको बुलाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने अलग अलग जितने भी ग्रुप्स हैं जिनके साथ वो चीजें डिस्कस करना चाहता है इस टॉपिक के ऊपर कि अब हम एक कॉस्मेटिक लाइन खोलना चाहते हैं, उनको बुलाएगा, उनके साथ डिस्कशन करेगा, उनसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन हो सकती है स्पेसिफिक टॉपिक पे। जो मॉडरेटर है, सपोज सीईओ ही है, इस टॉपिक पे सर्च कर रहा है कि मुझे अगर कॉस्मेटिक्स करना है, क्या मुझे इसमें घाटा तो नहीं हो जाएगा, क्या हमारा वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसने एक चीज प्रिपेयर की होगी ना, इंटरव्यू गाइड प्रिपेयर की होगी, मुझे उनसे ये चीजें पूछनी है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कॉस्ट लगती है, वो फाइनेंस वालों से पूछेगा, मैन्युफैक्चरिंग वालों से पूछेगा, कितना टाइम लगता है वो पूछेगा, जो ऑलरेडी कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे हैं पहले लोग, ठीक है, उनसे वो अपनी राय लेगा कि क्या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या कॉस्मेटिक्स बनाने में हमें फायदा होगा या नहीं होगा, कितनी सारी क्वेश्चंस होंगे ना उससे। तो वो अलग अलग लोगों के अपने ओपिनियन लेना चाहेगा जो उनके अंडर काम करते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में काम करना है, ठीक है, तो ओपिनियन लेना चाहेगा, उनका रिएक्शन लेना चाहेगा कि क्या हाँ हमें इस चीज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इम्प्रोवाइज भी कर सकता है विद प्रोब्स। प्रोब्स मींस हो सकता है कि उस वक्त इम्प्रोवाइज करना मींस उस वक्त जो डिस्कशन चल रही है, जो उसने ऑलरेडी सोचा हुआ है, हो सकता है कि और भी कितनी सारी चीजें निकल के आए, फिर वो उनके एडिशनल क्वेश्चंस पूछे, उनसे और चीजों के बारे में पूछे, ऐसे डिस्कशन बढ़ती जाती है ना इसी तरह से। So the composition of people in a focus group discussion depends upon the purpose of research. Some are homogeneous, others are diverse. अब homogeneous मतलब हो सकता है कि सभी एक जैसे लोग बैठे हो सकता है कि उसने सिर्फ अभी फाइनेंस वालों के लिए ही मीटिंग वो बुलाए पहले कि मुझे बताओ कि खर्चा कितना होगा, तो दैट मीन्स होमोजेनियस कि वो फाइनेंस वाले लोगों से ही बात कर रहा है। हो सकता है उसने मीटिंग डाइवर्स रखी हो कि वो सभी टाइप के अपने जो उसके अंडर काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले, फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, सभी से ही वो बात कर रहा हो, सभी मैनेजर्स से बात कर रहा हो, तो डाइवर्स भी हो सकती है ये मीटिंग। So focus group discussions tend to elicit more information. Elicit मतलब देते हैं हमें और ज्यादा information, हमें इसमें से निकल के आती है कि इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू के अलावा हमारे पास अलग अलग टाइप के लोगों का, अलग अलग उनकी जो भी हमारे अंडर काम करते हैं, ये तो चलो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अलग अलग टाइप लोगों के ओपिनियन हमें मिलते हैं। तो उससे एक कंक्लूजन पे निकलना हमारे लिए और ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे ओपिनियंस निकलते हैं और उसमें से जो हमें बेस्ट ऑप्शन लगता है वो चूज कर लेगा, ठीक है। अगर उसकी कंपनी हाँ करेगी, उसके जो कंपनी के लोग हैं वो हाँ करेंगे कि हाँ सर हम मैन्युफैक्चर भी कर देंगे, हम इनके साथ टाई अप कर लेंगे, हम बना लेंगे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। फाइनेंस वाला कहेगा कि हाँ जी हमें सर फायदा हो जाएगा क्योंकि हमारा ब्रांड ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो बोलेंगे कि हिमालय वाले अब लिपस्टिक्स भी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अगर ब्रांड का नेम है, तो अगर वो चीजें नेचुरल, मानो वो लिपस्टिक्स बनाना शुरू कर दें, तो वो सोचेगा कि हाँ सर बिक जाएगा। मार्केटिंग वाला ये कहेगा हाँ जी सर मैं मार्केटिंग कर दूंगा, हम एडवर्टीजमेंट्स ऐसे कर
लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो बहुत सारे ओपिनियंस आ जाएंगे। तो जो भी वो रिसर्च करना चाहता था, वो एंड में क्या देखना चाहता था कि क्या मेरा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। अगर तो हो सकता है, सब लोग यस करेंगे, तो वो उसका एक प्लान बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या किया उसने, लोगों से डेटा इकट्ठा किया, उनके ओपिनियंस जाने, उनके व्यूज जाने, और अपने कंक्लूजन पे पहुंचा। तो ये है फोकस ग्रुप डिस्कशन, जब एक ही चीज पे फोकस करके एक एम है और उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक डिस्कशन करनी है किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। तो वो हो गया FGD। क्लियर? यस मैम। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर होगी। उसके बाद आती है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी कौन बताएगा मुझे, कभी सुना है केस स्टडी क्या होती है? यस मैम, सुना है। सुना है? सुना है तो बताओ ना फिर क्या होती है केस स्टडी। मैम, केस स्टडी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत डीपली स्टडी करना। और उसमें से मैम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना, मतलब क्वेश्चंस निकालने और उसके आंसर हमने फाइंड किसी भी करना। चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जब इन डेप्थ एनालिसिस करना हो, सपोज मुझे मैं जयपुर गई और वहां पर कोई मॉन्यूमेंट सा है और मुझे उसकी हिस्ट्री के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं बहुत सारी अलग अलग जगहों से उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करूंगी। आसपास सपोज मुझे ऐसी जगह मिली जो लोग कह रहे हैं कि हॉन्टेड है, तो मैं आसपास के लोगों के पास जाके पूछूंगी कि इसमें क्या क्या कहानियां हैं, क्यों लोग इसको हॉन्टेड मानते हैं, तो मुझे हजारों कहानियां सुनने को मिलेगी। हो सकता है उस जगह पे जाके भी मैं रिसर्च करूं, उस जगह पे रहकर मैं रिसर्च करूं कि क्यों ऐसा है। फिर मैं किताबें पढ़ूं कि इसके बारे में हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे पहले कौन कौन रहता था, यहाँ पर क्यों ऐसे कोई लोग बोलते हैं। तो किसी भी चीज के बारे में जब हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, उसकी स्टोरी जाननी है, उसके टाइम पीरियड, उसकी हिस्ट्री जाननी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। और केस स्टडी में ऊपर वाली सभी चीजें आ जाती है। आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो लोगों के साथ, आपने इंटरव्यू की लोगों की, आपने क्वेश्चनर बना के लोगों से पूछा, तो अदर या फिर आपने कोई पेंटिंग्स देखी पुरानी, या आपने कोई पुरानी बुक्स पढ़ी, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, कोई फिल्म देखी उसके ऊपर। तो जब आपने कितनी सारी चीजें, मल्टीपल चीजें से डाटा इकट्ठा करके इन डेप्थ एनालिसिस किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। सो केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जानना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, कोई इवेंट के बारे में जानना, इससे पहले कोई घटना हुई है उसके बारे में, किसी के प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करना, कम्युनिटीज के बारे में, जैसे अफ्रीका में कितनी जंगलों में रहती है ना कम्युनिटीज, आपने देखा हुआ हुलाहू जो करते हैं, उनके बारे में अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, इन डेप्थ एनालिसिस करना है, टाइम पीरियड्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो उसके लिए हम केस स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरव्यूज ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा डेप्थ में एनालिसिस चाहिए। A case study is particularly useful in evaluating complex situations and exploring qualitative impact. लोगों के ऊपर किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में क्या इम्पैक्ट है, या सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है चीज, एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग है, किसी चीज में एम्बिग्यूटी है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, या किसी चीज के क्लियर जवाब नहीं है कि क्यों ये जगह हॉन्टेड है। तो वो क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि लोग क्यों सोचते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, किसी ने केस स्टडी कर दी, उस चीज के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशंस होती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम केस स्टडीज करते हैं। A case study can also be combined with other case studies and methods to illustrate findings and comparisons. ठीक है, उस जगह के बारे में जानने के लिए और केस स्टडीज अगर किसी ने इससे पीछे करी हुई है, किसी और मॉन्यूमेंट के ऊपर, किसी राजा के ऊपर, किसी रानी के ऊपर, किसी राजा ने रानी को मार दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन चीजों को सभी को पढ़ के और केस स्टडीज को पढ़ के भी हम केस स्टडी कर सकते हैं। They are usually presented in written form but can also be presented as photographs, films and videos. ठीक है, क्लियर केस स्टडी? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट रीड करो ऑब्जर्वेशन। मनप्रीत रीड करो। It is a good technique for collecting data or behavioral patterns, physical surroundings, activities, and processes as it is recording what observe, see, and hear at specified sites
An observation guide is often used to look for consistent criteria, behavior patterns. Observations can be obtrusive or unobtrusive. These are obtrusive when observations are made with the participants, and unobtrusive when observations are done without the knowledge of the participant. ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन मीन्स आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं. ऑब्जर्वेशन का सबको मतलब पता है. आप वहां गए और आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यहाँ चीजें कैसे चल रही हैं. ठीक है. सपोज करो आप किसी कॉन्सर्ट में गए और देखना चाहते हो कि कॉन्सर्ट में किस तरह लोग बिहेव करते हैं. कॉन्सर्ट में किसके कॉन्सर्ट में एपी ढिल्लन का कॉन्सर्ट है और राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट है. लोग किस कॉन्सर्ट को ज्यादा एंजॉय करते हैं. तो ऑब्वियसली आप जहां वहां जाकर ऑब्जर्व करने लगोगे चीजें. ठीक है ना. तो अलग फिजिकल सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना, बिहेवियरल पैटर्न्स को एक्सेट्रा को आप ऑब्जर्व करते हो. उसके थ्रू आप खुद ही डेटा कलेक्ट करते हो. अब ये दो तरीके की हो सकती है, ऑब्ट्रूसिव या अनऑब्ट्रूसिव. ऑब्ट्रूसिव मतलब लोगों को पता है कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व करने आए हो. सपोज कोई अमेरिका से इंडिया में आया है और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना चाहता है. तो लोगों को पता है, उसने बताया है कि मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करने आया हूँ, आपको मैं देखने आया हूँ, आप लोग कैसे रहते हो विलेज में. मैं देखने आया हूँ कि आप लोग फार्मिंग कैसे करते हो, आप लोग जो पेट्स हैं उनको कैसे रखते हो, अपने गांव वगैरह ये काउस वगैरह को कैसे रखते हो. तो वो सब ऑब्जर्व करने आया. वो हो गया कि हमारा ऑब्ट्रूसिव, जो अब विलेज के लोगों को पता है कि वो ऑब्जर्व करने आया है. जब है अनऑब्ट्रूसिव मींस लोगों को नहीं पता, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट ऑब्वियसली जिन लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहा है या जिस सिचुएशन को वो ऑब्जर्व कर रहा है वहां के लोगों को नहीं पता कि ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने आया है. ये जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन करने आया उसके बारे में लोगों को नहीं पता. वो है अनऑब्ट्रूसिव. ऑब्ट्रूसिव मतलब जिनके बारे में मतलब अगर लोगों को पता है कि हाँ ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए आया है. ठीक है. तो ये भी एक क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन का मेथड है. उसके बाद क्वांटिटेटिव है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज का लेक्चर क्लियर है. अब ये जो टॉपिक है ना क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के मेथड्स, ये जरूरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि आपने यही करने हैं. आप नेट पे जाओगे, यू विल हैव मेनी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स. आपको बहुत टाइप के मिल जाएंगे और बहुत अलग अलग नाम से मिलेंगी. लेकिन जब आप कंक्लूड करने पे आएंगे ना तो यही चीजें मिलेंगी. मैंने ये चीजें इसलिए उठाई हैं क्योंकि साथ साथ में एग्जाम्पल्स भी जो मैं दे रही हूँ इनके साथ बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं जो मैंने सोची थी. तो आप और भी अगर आपको ये मुश्किल लग रही है, अगर आपको हिंदी में इसका मतलब समझ में आ गया तो आप इसको इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. अगर आपको खुद अपना सर्च करना है कुछ तो वो भी आप कर सकते हो. लेकिन जो भी आपने लिखना है वो वैलिड और सही होना चाहिए और रिपीटेबल नहीं होना चाहिए. जैसे क्वालिटेटिव डेटा मेथड के और भी कितने सारे एग्जांपल्स थे. एक एथनोग्राफी थी, उसका मतलब होता है कि किसी कल्चर के बारे में जानना. अगर आप वहीं उनके कल्चर में 10 साल रह के उनके बारे में जान रहे हो, कोई आर्मी ऑफिशियल तालिबान वालों के साथ रह के भेस बदल के रह रहा है और उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन के अंडर ही आ जाता है. तो मैंने ज्यादा नहीं लिए, कुछ 6 ही लिए. ठीक है. इनमें से आपने भी कुछ 5-6 जो है इसके मेथड्स कर लेने हैं अच्छे से. आपकी मर्जी है, ये वाले करने ये वाले कर लो. ये मैं एंड में 50 शेयर कर दूंगी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा डेटा कलेक्शन का. तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, खुद करना खुद भी कर सकते हो. ठीक है. मैम आपने बाकी की वीडियोस अपलोड की थी हाँ जी. यूट्यूब पे? बाकी